Assalamu alaikum. Myself Hassan and today I will talk about the remaining portion of online marketing knowledge. Last session में हमने online marketing knowledge के बारे में basic intro discuss किया था. Intro के अंदर हमने collection of data से लेकर customer relationship management तक का जो portion है वो हमने cover किया था and I am hopeful कि आप लोगों ने उसके बारे में काफ़ी हद तक देखा होगा. Data collection से मुराद हम जब कस्टमर का डाटा कलेक्ट करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी हमने उन तक मैसेज कन्वे करना होता है तो हम उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है. उस डाटा को जब हम यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को, और बाद में हम उसको अप्लाई करते हैं कस्टमर के सेगमेंट करने के लिए, टारगेट करने के लिए, और फिर उसकी फाइनली पोजीशनिंग स्ट्रेटजी जो है हम डिफ़ाइन करते हैं. फाइनली जो हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिफ़ाइन करते हैं, जो हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो हमारा मेन फोकस जो है, हमारी जो फाउंडेशन है, वो सिंपली हमारे जो प्रीवियस सोर्सेज होती हैं वो उनके ऊपर रिलाई कर रही होती है, ठीक है. तो मैंने आपसे नॉलेज मैनेजमेंट तक जो है वो पोर्शन कवर किया था. इनिशियली जो है वो हमारा फर्स्ट सेशन जो इसके ऊपर था. आज हम स्टार्ट करेंगे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है. लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे नाम आपको डिफाइन करता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कंटिन्यूसली अपने आप को रैपिडली चेंज करती है, इनोवेशन लेकर आती है, और वो नॉलेज मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज़ को यूटिलाइज करती है, अपने आप को करंट एरा के मुताबिक जो है वो मोल्ड करती है. उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि कोई भी ऐसा प्रोसेस ऑब्सलीट वे में चल रहा हो, ठीक है. अब इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल डाटा दोनों को यूज़ किया जाता है. इंटरनल डाटा जैसे कि आप जानते हैं कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कि डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, जो कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल डाटा यूज़ कर रहे हैं, जिनमें आपके एम्प्लॉयज़ भी शामिल हैं, आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम उसके अंदर शामिल है. और एक्सटर्नल डाटा वो डाटा है जो कि आपके क्लाइंट्स हैं, आपके कंपेटिटर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो आपके एक्सटर्नल डाटा के अंडर आते हैं, ठीक है. तो आप इंटरनल और एक्सटर्नल डाटा दोनों को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, इफ़ यू आर वर्किंग एज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, तो आप चेंजिंग इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहा है उसको आप क्विकली अडॉप्ट करते हैं. मतलब इन्वायरमेंट के मुताबिक आप लोग मूव करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन चेंज के ऊपर आप फोकस करते हैं. क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि आप अपनी कंपैरेटिव पोजीशन और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को आपने बेहतर बनाना होता है. आज के इस एरा में अगर ऑर्गेनाइजेशन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या इनोवेशन या क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस ना करें तो उनकी कंपैरेटिव पोजीशन जो है वो वीक हो जाती है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप चेंज को, इनोवेशन को अडॉप्ट नहीं करते तो आपके कंपेटिटर्स आपको क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है. आपके कंपेटिटर आपको क्रॉस करते हैं, आपका मार्केट शेयर डिक्लाइन होता है, तो अंडरस्टूड सी बात है आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो साइकिल है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे चला जाता है. और सेकंड जो इसमें एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है वो भी इतनी ही ज़रूरी है जितनी कस्टमर सेटिस्फेक्शन है. आपको नंबर ऑफ टाइम ये वाली स्टेटमेंट आपके सामने आती है कि जी कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, कस्टमर इज़ अ किंग. इफ़ यू एवर थिंक दैट कस्टमर इज़ रॉन्ग देन री रीड द रूल नंबर 1 एंड द रूल नंबर 1 इज़ कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, ठीक है. सेकेंड हम ये कहते हैं सेटिस्फाइड कस्टमर्स लीड्स टू सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़, और डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन इन एम्प्लॉयज़. तो इट्स मीन देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड द एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन. तो हम इसमें ये बात कतई नज़र इससे कि हम सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फाई अगर करें और अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई ना करें तो हमारा काम चलेगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल. हमें ये इक्वेशन इक्वल करनी है. हमने अपने कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है और अपने एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फाई रखना है. लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आप काम करते हैं, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट को हमने रिकग्नाइज करना है, डेवलपमेंट की बात करनी है. एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी. आपने एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी देनी है, आपने सेंट्रलाइज कल्चर अडॉप्ट नहीं करना. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनानी है. क्रॉस फंक्शनल टीम्स आपको याद होगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सब्जेक्ट में भी आपने ये देखा होगा, या डिफरेंट मैनेजमेंट की डोमेन के अंदर क्रॉस फंक्शनल टीम हम उस टीम को कहते हैं जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग मिलकर काम करते हैं जो कि हायरार्की लेवल में सेम पोजीशन पे होते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर आपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कोई एम्प्लॉय को एक टीम का मेंबर बनाया है तो उसकी पोजीशन अगर मार्केटिंग मैनेजर है तो दूसरा पर्सन अगर
HR डिपार्टमेंट का है या सप्लाई चेन डिपार्टमेंट का है, तो इन तीनों के डेजिग्नेशन मैनेजर के ही होने चाहिए। हर तीनों अपने अपने डिपार्टमेंट को की मैनेजिंग पोजीशन पे काम कर रहा हो, तो क्रॉस फंक्शनल टीम हम उसको कहते हैं। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादातर क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनाई जाती हैं ताकि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो, मतलब वो किसी प्रॉब्लम को जब सॉल्व कर रहे हो तो अपने अपने एक्सपर्ट ओपिनियन जो हैं वो सामने लेकर आएँ। रिस्क टेकिंग ब्रेक थ्रू आइडियाज़, मतलब आप जब कोई भी नया टास्क ऐसा है कि जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है वो रखती होती हैं। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स जो हैं वो इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी और इनोवेशन से वो गेन करती हैं, बेटर कस्टमर रिलेशनशिप, शेयर्ड विजनिंग, मतलब उनकी जो विजन है वो एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ डिसाइड होता है। जिस तरह के आपकी किसी भी कंपनी का जो सोचने का मयार है वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, ब्रॉडर होगा, उतना ही वो ग्रो करेगी। ब्रेक थ्रू की इम्प्रूवमेंट को जो है वो प्रोसेस करती है। स्ट्रॉन्ग कंपेरेटिवनेस थ्रू टीम एफर्ट, मतलब उसके अंदर इंडिविजुअल वर्किंग के साथ साथ टीम वर्क भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका मतलब है कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरीकों से, इस मामला से चल के वो बेनिफिट पहुंचाती है अपने आप को भी और मार्केट में अपनी पोजीशन को भी स्ट्रॉन्ग करती है। इज अ की कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवांसेज एंड द रैपिड ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट। तो ये बेसिकली जो है, आप आईटी के इस दौर में आप डिफरेंट ग्रोथ करते हुए आपने ये टेक्नोलॉजी को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना है, तभी आप अपने आप को एक ग्रोथ की पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इन द मार्केटिंग लर्निंग इज इक्वल टू लर्निंग रिलेशनशिप्स। ठीक है, आपको याद होगा फर्स्ट सेशन में हमने CRM तक या पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट तक बात की थी। तो हमारा जो मेन फोकस है वो लर्निंग रिलेशनशिप, हमने रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, हमने ये सीखना है। तो मोर मार्केटर्स कैन लर्न अबाउट देयर कस्टमर्स, द बेटर दे कैन सर्व विद द अप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स नीड्स। तो जो कंपनीज हैं वो अपने कस्टमर से लर्न करती हैं, उनसे वो सीखती हैं। अब ये आपके सामने एक एग्जांपल दी गई है। अमेरिकन एयरलाइन फ्रीक्वेंट फ्लायर कैन रिसीव अ शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज ऑन हर कॉल फोन 2 hours बिफोर अ फ्लाइट विद ऑल फ्लाइट इंफॉर्मेशन। Okay, a step further, would you like us to notify you this way for each flight you book with us? American would be learning what the customer wants, confirming it, and then delivering it automatically. तो if this question arises कि आप हमें notify कर देंगे कि जब भी हम कोई कॉल जो फ्लाइट बुक करते हैं या हम ट्रेवलर्स पे आते हैं, तो ये एक कह लें कि आपने अपने कस्टमर की वांट्स और आपने कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड किया और ऑटोमेटिकली फिर आप उसके मुताबिक जो है वो मूव करेंगे। तो ऑफ कोर्स आपने सीखा कि रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है और वो कस्टमर आपके साथ हमेशा रिटेन रहेंगे। MIS मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप जब मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ कवर अप होते हैं तो आपके पास जितना भी डाटा स्टोर होता है आपके डेटाबेसेस या आपके वेयर हाउसेज में, आप उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस सिस्टम को, इस सेटअप को हम कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें आपके कस्टमर का प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, इंफॉर्मेशन सारी आपकी स्टोर हो रही होती है। दैट system is basically known as MIS. The internet and the other technologies have facilitated data collection. इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है, आपको एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस बनाना होता है। सेकेंडरी डाटा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किस बारे में, कंपेटिटर्स के बारे में, कंज्यूमर्स के बारे में और आपके कंट्री की इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, मार्केटर्स यूज द नेट एंड द अदर टेक्नोलॉजीज टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा अबाउट कंज्यूमर्स और कस्टमर्स। तो मार्केटर जो हैं वो इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट अदर सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजीज यूज़ कर सकते हैं, जो कि वो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए उनके लिए फिजिबल होती हैं। इंटरनल रिकॉर्ड, अकाउंटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सोनल कलेक्ट एंड एनालाइज द डाटा। बेसिकली जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना कि MIS, तो MIS के अंदर जितने हेड्स बने होते हैं ना, अगर आप लोगों को कोई आपकी इंफॉर्मेशन में कोई कंपनी जहाँ पे ERP या SAP सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा हो, अगर आपकी नॉलेज में रही होगी, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि जितने भी उनके सेटअप हैं उनमें हर डिपार्टमेंट का एक अलग सेपरेट हेड बना होता है, जिसमें कस्टमर का डाटा, जिसमें आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट, आपके MIS, आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपके HR डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज़ कब हायर हुआ, उसकी ज्वाइनिंग डेट क्या थी, इट्स मीन एवरीथिंग और अंडर वन पैनल। तो ये आपका नॉन मार्केटिंग डाटा है, सच एस
सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट स्पेंडिंग, सेल्स फोर्स डाटा वहाँ पर होता है, कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स और उनका बिहेवियर, मतलब कस्टमर के बिहेवियर से मुराद है कि उनका बाइंग पैटर्न जो है वो उसके अंदर चेंज आ रहा है, उनकी प्रोडक्ट स्विचिंग हो रही है, वो एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो वहाँ पर डिफरेंट कोड्स लगाए गए होते हैं, उन कोड्स को आप यूज़ करते हैं वेब पेजेस पे जाकर, उसको फिर आप ट्रैक डाउन करते हैं कि कस्टमर क्या ज़्यादा विजिट कर रहा है, कस्टमर किस पे ज़्यादा सर्च आउट कर रहा है। तो इट्स अ वेरी बैकग्राउंड लेवल पे इट्स अ वेरी हैवी टाइप ऑफ रिसर्च, ठीक है। अब ये देखें, ये जो भी मैं आपसे बातें कर रहा था, ये डायग्राम आपके सामने है, इससे आपको काफ़ी हद तक सही समझ आएगा। इट्स बेसिकली अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो फॉर अ कंप्यूटर कंपनी दैट इज़ लर्निंग फ्रॉम इट्स कस्टमर एज अ होल एंड यूजिंग द इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो एक सिनेरियो है वो खुद से बनाया गया है, इट्स नॉट अ रियल वन, लेकिन इसके अंदर एक कंप्यूटर कंपनी है, कोई भी ABC कंपनी है जो कि अपने कस्टमर से सीख रही है, मतलब कस्टमर की वांट और डिमांड उससे पता चल रही है। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि स्टेप नंबर 1 से आप स्टार्ट करें। कस्टमर ऑर्डर्स 10 न्यू कंप्यूटर्स। अब आपके कस्टमर ने 10 नए कंप्यूटर्स का ऑर्डर जो है वो दिया। किसको दिया? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने क्या किया? कस्टमर डेटाबेस, ठीक है, कस्टमर डेटाबेस उसके सामने है। अच्छा, अब ये कस्टमर कॉल्स कंपनी, अब कस्टमर ने कंपनी को कॉल की, वो किसके पास गई? वो भी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के पास गई। तो उसमें चेक करने के लिए कि वेयर इज द परसेंटेज ऑन द स्विच। अब इसमें देखो ना, आप सिंपल से ये देख सकते हैं कि दोनों मेथड में आपके पास पहले ऑर्डर बुक करने के लिए सेल्समैन है, उसके बाद कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, और दोनों का कनेक्शन किसके साथ है? जो उनके पास ऑलरेडी डाटा कंप्यूटर में उनको नजर आ रहा है, MIS। आप अक्सर कहीं कॉल करते हैं, आपको ऑर्डर बुक करवाते हैं, उसके बाद आप रिव्यू करने के लिए कॉल करते हैं, तो वहां पर भी आपको वो बता देते हैं कि आपने इस दिन ऑर्डर प्लेस किया था, वो इतना प्रोसेस हो गया है और वो अब इस पोजीशन पे है। डेटाबेस ट्रेंड्स, 21% ऑफ कस्टमर्स कांट फाइंड ऑन स्विच। तो मतलब आप इसमें ये देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे सेटअप होते हैं जहां पर आप कस्टमर्स को नहीं फाइंड आउट कर सकते कि वो किस तरह वो स्विच हुए हैं, और देन आप रीडिज़ाइन कंप्यूटर स्विच, और आप उसके बाद 4 स्टेप में उनको रीडिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ई मार्केटिंग लर्न फ्रॉम कस्टमर, इसकी अडॉप्शन ऑफ आइडियाज़ फ्रॉम ब्राइन कॉलफील्ड 2001 फेसिंग अप टू CRM। तो ये business2.com से ये डायग्राम ली है। इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि जो कस्टमर है उससे आप कैसे सीख सकते हैं, कस्टमर क्यों स्विच कर रहे हैं, कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, कस्टमर क्या रीडिज़ाइन करने की बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम कस्टमर से ऑर्डर लेते हुए, कस्टमर से हम एम्बिग्विटी सुनते हुए, या उसकी जो भी सजेशन है वो जानने के बाद हम उसको डिसाइड कर सकते हैं और हम उससे सीख सकते हैं। स्कैंडी डाटा, ये जैसे मैं आपको फर्स्ट सेशन में बता चुका हूँ, उसकी थोड़ी डिटेल आज हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ये कलेक्ट करते हैं आपको बहुत क्विकली और ये लेस एक्सपेंसिवली दैन द प्राइमरी डाटा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। कुछ टाइम सम टाइम आपको परचेज़ भी करनी पड़ सकती हैं, बोले करनी पड़ती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और जो प्राइमरी डाटा होता है उसमें आपको खुद जाना पड़ता है, इंटरव्यूज़ करने हैं, इंटरनेट पे जाना है या क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे भी आप करेंगे वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है। तो स्कैन डाटा may not meet e-marketer information needs, ठीक है। Data were collected for a different purpose. Quality of scan data may be unknown and data may be old। मतलब आपको नहीं पता, लेट्स से अगर आप 2020 में आज हैं तो 2019 का डाटा भी आपके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा पुराना हो, क्योंकि एक साल में टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट हो जाती है कि लोगों की डिमांड, लोगों की नीड्स चेंज हो गई होती हैं। तो यू नीड फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। मार्केटर्स कंटिन्यूसली गैदर बिजनेस इंटेलिजेंस बाय स्कैनिंग द मैक्रो एनवायरनमेंट। तो मार्केटर्स क्या करते हैं, वो MIS सिस्टम से या जो कस्टमर का डाटाबेस है उसके अंदर से वो कंटिन्यूसली अपग्रेडेशन या चेंज की तरफ आते हैं ताकि वो उनको फ्रेश एंड इंफॉर्मेशन मिल सके। पब्लिक एंड द प्राइवेट डाटा सोर्सेज। सो पब्लिकली जनरेटेड डाटा कौन सा है? जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, मार्केटिंग एसोसिएशन है, जहां पर ये डाटा इजीली अवेलेबल होता है। प्राइवेटली जनरेटेड डाटा कौन सा है? जो कि रिसर्च फर्म्स होती हैं, ABC कंपनी कोई सी भी हो सकती है, वो प्रॉपर डाटा कलेक्ट करती हैं और आपको फिर वो सेल करती हैं। ऑनलाइन डाटाबेसेस भी बने हुए हैं जहां पर आप जाकर डाटा एक्सेस कर सकते हो बाय
गेटिंग द परमिशन, एक्सेस लेने के बाद जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पे करेंगे, उसके बाद आपको एक्सेस मिल सकता है ऑनलाइन डेटाबेसिस का। सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है जी? जो कंपेटिटर्स की इंफॉर्मेशन है, कंज्यूमर्स की इंफॉर्मेशन है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड द लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड अदर मैक्रो एनवायरनमेंट। तो आप लोगों ने पेस्ट एनालिसिस या पेस्टल एनालिसिस के बारे में स्टडी किया होगा। तो जो पेस्ट एनालिसिस है, जो पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल फैक्टर्स जो जितने भी उसमें कवर अप होते हैं, वो सारे वो फैक्टर्स यहाँ पर आपको पता चलेंगे जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। तो ये आपका सेकेंडरी डाटा कहलाता है। अब ये देख लें जी, वेबसाइट्स मेंशन की गई हैं, ये आप इसमें बहुत सारी और देख सकते हैं। ये ज़्यादातर यूएस कंपनी से है, क्योंकि आपकी जो बुक है, जो आपकी जो स्टडी है, वो सारी अमेरिकन बेस्ड कंपनीज हैं, तो इसलिए ये सारी एग्जांपल्स आपको जो वेबसाइट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है वो आपकी पब्लिक सोर्सेज हैं। ये आपकी सोर्सेज हैं। जो प्राइवेटली जनरेटेड डाटा है, ये भी यूएस का है, जो प्राइवेटली तौर पे दिया गया है, यहाँ से जाके प्राइवेटली डाटा आप ले सकते हैं। ओके, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सेकेंडरी डाटा, अब हम इन प्राइमरी डाटा की बात करेंगे, जो कि मैं आपसे बात कर रहा था। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। व्हेन सेकेंडरी डाटा आर नॉट अवेलेबल, मैनेजर्स में डिसाइड टू कलेक्ट देयर ओन इन्फॉर्मेशन, खुद जाकर इन्फॉर्मेशन लेते हैं। दे आर मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग एज कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा। ऑफ कोर्स दे आर करंट एंड मोर रेलिवेंट टू द मार्केटिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अब ये मैं जैसे बात कर रहा था कि क्योंकि ये फ्रेश है, फर्स्ट हैंड है, इसलिए ये करंट डाटा होता है। और दे आर प्रोप्राइटरली अनअवेलेबल टू द कंपेटिटर्स, और ये हो सकता है कि आप कंपेटिटर्स को इसके बारे में ना पता हो। Each primary data collection method can provide important information as long as e-marketers understand the limitations. Remember that the internet research can only collect information from people who use the internet, which leaves out a huge portion of the population. ठीक है, तो ये आपका जो प्राइमरी डाटा है वो बेसिकली बेस कर रहा होता है उस डाटा के ऊपर, जो कि आपको एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ई मार्केटिंग से रिलेटेड। लिमिटेशन बेशक इसके अंदर हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड भी वो काफ़ी हद तक इफेक्टिव होता है। ओके, नाउ सोर्स नंबर 3 में हमारे पास प्राइमरी डाटा में इंटरनेट का वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फोकस ग्रुप ऑब्जर्वेशन, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ एंड द सर्वे रिसर्च, ये टेक्निक्स हैं। अब फोकस ग्रुप क्या होता है? बेसिकली आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट जो आपके कस्टमर्स हैं ना, आपके जो वो कस्टमर जो मेन कस्टमर्स हैं, आप उनको इकट्ठा बैठा सकते हैं। ठीक है, उनको इकट्ठा बैठा के उनके सामने आप डिफरेंट एड्स दिखा के डिफरेंट रिव्यूज़ आप ओपन कर सकते हैं, और उनसे फिर आप पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कमेंट देंगे। तो दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा गैदरिंग में 9 लोग, 10 लोग, 11 लोगों का ग्रुप होता है, और आप उनको फोकस करके डिसाइड कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन, आप कस्टमर को परचेज करते हुए देखते हैं। आप अगर ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन सेटअप में कस्टमर का ट्रेंड, उनका आईपी एड्रेस से आप पता करते हैं कस्टमर कौन कौन से वेबसाइट्स और कौन से प्रोडक्ट्स को ज़्यादा विजिट कर रहे हैं और किन वेबसाइट्स पे वो ज़्यादा जा रहे हैं। इन डेप्थ इंटरव्यूज़, आप इंडिविजुअल पर्सन से जो ज़्यादा मेन बल्क कस्टमर होता है, जो ज़्यादा परचेजिंग करता है, उसमें आपने एक थ्रेशोल्ड बना लिया होता है कि इस अमाउंट से ज़्यादा जिसने बाइंग की है, आप उस कस्टमर को अप्रोच करते हैं और आप उसे इन डेप्थ इंटरव्यू करते हैं। और सर्वे रिसर्च, ठीक है, ऑनलाइन पैनल्स, पॉपुलर सर्वे रिसर्च मेथड, सिंगल सोर्स रिसर्च। ठीक है, आप ऑनलाइन पैनल्स बना के उसमें आप काम कर सकते हैं। रियल टाइम आपके पास जो है वो प्रोफाइलिंग होती है एट द वेबसाइट्स एंड द कंप्यूटर क्लाइंट साइड सर्वर, जिसके अंदर आप एक्चुअल में कस्टमर की जो है वो ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन जो प्रॉक्सी से आपको मिल सकता है, आप वो भी यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। refers to the technology enabled approaches to gather information offline that is subsequently stored and used in the marketing databases. टेक्निक्स कौन सी हैं जी? बार कोड स्कैनर हैं, क्रेडिट कार्ड टेस्ट, जो टर्मिनल्स एट द ब्रिक एंड द मॉर्टल रिटेल स्टोर्स। ये मैंने आपसे पहले कहा कि आप कस्टमर की जो फिजिकली तौर पे जो विजिट करते हैं उसमें, क्योंकि हम ई मार्केटिंग या ई सेटअप की बात कर रहे हैं, तो उसके जो बार कोड्स होते हैं कस्टमर के क्रेडिट कार्ड के, वो अप्रोच आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। बार कोड स्कैनर से इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, तो आप उस मर्चेंट से, उस रिटेल स्टोर से जो बैक एंड पर डाटा कलेक्ट हो रहा होता है, आप उससे कंज्यूमर का जो बाइंग ट्रेंड है वो मैयर कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द प्राइमरी डाटा। ठीक है, उसमें ये नहीं होता कि वो डाटा आप कोई मिस यूज़ करते हैं,
आपका पर्पस ये होता है कि कस्टमर का बाइंग ट्रेंड मॉनिटर करना। पाकिस्तान के अंदर शायद इतना कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, इमर्जिंग लेवल पर है, लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करें, अगर आप डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, तो उनकी ज़्यादातर बाइंग जो होती है वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर होती है। और क्रेडिट कार्ड इज़ बेसिकली द सोर्स जो कि आप मॉनिटर कर सकते हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं कि कस्टमर किस टाइप की बाइंग करता है, और वो कस्टमर का नाम, उसकी उसकी डिटेल, वो सारा कुछ आपके पास होता है। और आप उसको फिर चेक डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, जैसे ही उसका ट्रेंड होता है आप उसको देख सकते हैं कि अगर वो स्विच हो गया एक प्रोडक्ट से दूसरी में तो उसकी क्या रीज़न होगी, आप उसका बिहेवियर मेजर कर सकते हैं। एक तो होता है ना रूटीन आइटम होती हैं जिसके अंदर कोई चेंज भी अगर आ जाता है इतना मैटर नहीं करता, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिन पे कस्टमर बहुत कॉन्शियस होता है। तो उन कॉन्शियस प्रोडक्ट को अगर वो चेंज करता है, उसमें अगर वो डिफरेंट रूटीन में जाता है जो काफ़ी टाइम से एक ही टाइप की कंपनी की प्रोडक्ट ले रहा था, तो आपको उसके बिहेवियर का पता लगता है और आपको ये भी आइडिया होता है कि हो सकता है कि कोई इसमें इशू या प्रॉब्लम रहा हो, इस वजह से इसने इसको चेंज किया। फर्म्स यूजिंग ऑनलाइन प्राइमरी रिसर्च, अब ये देख सकते हैं आपके ऑनलाइन सर्वे, ईमेल सर्वे, ऑनलाइन फोकस ग्रुप, बुलेटिन बोर्ड फोकस ग्रुप, वेबसाइट यूज मैयर्स, ये वो मेथड्स हैं जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ने प्राइमरी रिसर्च कलेक्ट की, प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया। अब इसके अंदर ये एक आउटकम आई है एक स्पेसिफिक रिसर्च की, इसमें वो क्लोजर टू द 90 मतलब 88% जो है वो ऑनलाइन सर्वे से डाटा फिल करवाया गया। मतलब ऑनलाइन आप गूगल फॉर्म पे या डिफरेंट और वेबसाइट्स पे आपने सर्वेस रखे हुए हैं जो कस्टमर फिल करते हैं, ईमेल आप उनको करते हैं जिसका रिस्पॉन्स आया, ये भी 52-53% समथिंग बनता है। ऑनलाइन फोकस ग्रुप आपने 30% ऑलमोस्ट लिया। बुलेटिन बोर्ड फोकस जो है वो आपका 16% तक बनता है ये। और आपका वेबसाइट यूज़ मैयर जो हैं वो भी 23 तक 4 तक बनता है। तो बेसिकली ये जो आउटकम है एक बार चार्ट की शक्ल में जो दिखाए गए हैं, ये डिफरेंट जो मेथड अभी हमने स्टडी की हैं उनको यहाँ पर शो किया गया है और आउटकम उसकी कि इस टाइप के आउटकम इनकी हो सकती है। अब जो इसमें स्टेप हैं प्राइमरी रिसर्च कलेक्ट करने के, वो सबसे पहले जैसे हमने फर्स्ट सेशन जब स्टार्ट किया था तो हमारे पास एक रिसर्च प्रॉब्लम थी, हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी जिसको आपको याद होगा हमने 3 क्वेश्चंस के अंदर कन्वर्ट किया था। ठीक है, कि हमने कौन कौन से डाटा कलेक्ट करने हैं, हमने वो क्या करना भी है कि नहीं करना। अच्छा, जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं, रिसर्च प्लान्स बनाते हैं, फिर हम डाटा कलेक्शन की बात करते हैं। आफ्टर डाटा कलेक्शन फिर उसको आप एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करते हैं। ठीक है, और फिर आप रिजल्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब है कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स हमें क्या बता रहे हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले जब हमने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है तो हमने उसकी स्पेसिफिसिटी जो है वो कितनी स्पेसिफिक है हमने उसको अंडरस्टैंड करना है। रिसर्च प्लान के अंदर हमने रिसर्च अप्रोच को डिसाइड करना है। सबसे पहले चूज फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स, फोकस ग्रुप्स, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, इन डेप्थ इंटरव्यूज, सर्वे रिसर्च आर द नॉन ट्रेडिशनल रियल टाइम एंड द रियल स्पेस टेक्निक। तो इसका मतलब है कि हमारी जो रिसर्च अप्रोच है वो कौन सी है, हमने उसको डिसाइड करना है। क्या हम ऑब्जर्वेशन की तरफ जा रहे हैं, हम फोकस ग्रुप को सिलेक्ट कर रहे हैं, हम इन डेप्थ इंटरव्यूज कर रहे हैं, या फिर हम मल्टीपल ऑप्शंस ले रहे हैं। ठीक है, तो दैट कुड बी एनी टाइप ऑफ थिंग्स। आप उसमें नॉन ट्रेडिशनल, रियल टाइम, जैसे मैंने आपसे रियल स्पेस टेक्निक्स की बात की, क्रेडिट कार्ड से आपका जो डाटा कस्टमर का आ रहा है आप उसको स्टडी कर रहे हैं, या आपने कस्टमर से इंटरव्यूज़ करने हैं, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ करने हैं, तो आपने अपनी रिसर्च अप्रोच को सबसे पहले डिफाइन कर लेना है। फिर आपने सैम्पल डिज़ाइन पे आना है। जाहिर सी बात है कि आपका जो कंसर्न है वो सैम्पल सोर्स और नंबर ऑफ डिज़ायर्ड रिस्पोंडेंट्स को डिसाइड करना है। तो सैम्पल डिज़ाइन आपने कर लिया, फिर आपने उनको फिर अप्रोच कैसे करने हैं, देन कुड बी द डिसीजन ऑफ द कॉन्टैक्ट मेथड। उनको टेलीफोन करना है, उनको ईमेल करनी है, उनसे मिलना है जाके, या उनसे इंटरनेट से सर्वे फिल करवाना है। ठीक है, फिर इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करना, लाइक सर्वे के लिए क्वेश्चनर बनाना है, या फिर आपने कोई प्रोटोकॉल टू गाइड द डाटा कलेक्शन रखना है, आपने जाकर उनसे इंटरव्यू कंडक्ट करना है, आपने क्वेश्चन ओपन एंडेड बनाए हुए हैं, आपने क्वेश्चन क्लोज एंडेड बनाए हुए हैं, एमसीक्यूज बनाए हुए हैं, लिकट स्केल, जो भी आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डिसाइड कर रहे हैं वो आपका ये वाला मेथड होगा। इसके बाद हमने जब ये अपना प्लान कर लिया, अब हम डाटा कलेक्शन की तरफ चल पड़ेंगे।
इंस्ट्रूमेंट भी हमें पता लग गया, हमें अपना सैंपल भी पता लग गया, हमें ये भी पता लग गया हमारी प्रॉब्लम क्या है और हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो पहुंच जाएंगे जी। अगर इंटरव्यू करना था तो इंटरव्यू करने के लिए डाटा कलेक्शन स्टार्ट हो गई, अगर हमने ईमेल करके क्वेश्चनर फिल करवाने थे तो भी हम उसमें कर रहे हैं। तो डाटा कलेक्शन के बाद फिर आप उसको एनालाइज करते हैं इन द लाइट ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। इसके लिए आप स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास SPSS भी होता है, आपके पास डिफरेंट अदर सॉफ्टवेयर्स भी हैं, तो आप यहाँ पर उनको एनालाइज करते हुए यूज़ करेंगे। फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ऐड टू द MIS कर देंगे। जो आपने आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके अंदर फिर आपका जितना भी आउटकम थी वो स्टोर हो जाएगी। रिसर्च डेटा माइट बी प्लेस्ड इन द MIS डेटाबेस एंड बी प्रेजेंटेड इन द रिटन और द ओरल फॉर्म ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर। तो आप उसको MIS के अंदर भी स्टोर करेंगे और जो आपके मार्केटिंग मैनेजर हैं उनको आप रिटन फॉर्म में या आप उनको वर्बली जाकर ये सारी आउटकम शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ई मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम की कुछ टेक्निक्स टिपिकल वेबसाइट्स के हवाले से उसी तरह ही बताई गई हैं जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर आपने ऑनलाइन रिटेलर्स में इम्प्रूव ऑनलाइन मर्चेंडाइजिंग करनी है तो उसके लिए आपके पास पेजेस व्यूड मोस्ट ऑफन, आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा पेजेस आपके व्यू होंगे। फोरकास्ट प्रोडक्ट डिमांड, इंक्रीज साइट स्टिकनेस, स्टे लॉन्गर, ज़्यादा लोग उस पर स्टे करें, ताकि जैसे मुझे अगर ये मैंने जो एनालिसिस करते हैं ना वेबसाइट अपनी, देख सकते हैं आप एनालिटिक्स जिसे कहते हैं कि मेरी वेबसाइट पे कितनी देर किसी कस्टमर ने स्टे किया या जो व्यूअर था उसने कितनी देर वेबसाइट ओपन किए रखा, तो वो मेरी प्रोडक्ट की डिमांड को प्रेडिक्ट करने के लिए अवेलेबल हो सकता है ये क्राइटेरिया। न्यू प्रोडक्ट को अगर मैंने टेस्ट करना है तो टेस्ट साइट आइकन एंड द ऑर्गेनाइजेशन, टेस्ट वेरियस प्राइस पॉइंट्स, पाथ यूज़र टेक थ्रू द साइट, एफिशिएंट है कि नहीं है। तो ये आपके पास ऑनलाइन रिटेल के हो सकते हैं। कस्टमर एंड द प्रोस्पेक्ट में आप अगर आइडेंटिफाई न्यू मार्केट सेगमेंट करते हैं तो एडवर्टाइजिंग कॉपी जो है वो उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपने प्रोफाइल करंट कस्टमर की देखनी है तो चेक कूपन इफेक्टिवनेस, जो आप कूपन दे रहे हैं, अगर लेट्स से अगर आपने किसी कस्टमर को कूपन दिया जी कि आप एक प्रोडक्ट ये लें उसके साथ आप दूसरी प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगी, तो उससे आपको पता चल सकता है कि आपकी कस्टमर की जो प्रोफाइल है करंट कस्टमर की वो कितने ज़्यादा आपके साथ रिटेन हो रहे हैं इस प्रमोशन की वजह से। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जाहिर सी बात है जब भी हम कोई चीज़ स्टडी करते हैं तो हमें उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का ऑफ कोर्स पता होना चाहिए और होता भी है। तो हम उससे काफ़ी हद तक ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे कौन कौन से एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो कैन बी फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव, ठीक है, ऑनलाइन रिसर्च अगर हम करते हैं तो सर्वे में रिड्यूस डाटा एंट्री एरर्स, तो सर्वे से आपके एरर्स कमी आ सकती है। रिस्पोंडेंट्स में आस्क मोर ऑनेस्टली एंड ओपनली। डिसएडवांटेजेस में आपके पास सैम्पल रिप्रेजेंटेटिवनेस, मेजरमेंट वैलिडिटी, आपके रिस्पोंडेंट की ऑथेंटिसिटी, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। रिसर्चर आर यूजिंग ऑनलाइन पैनल्स टू कॉम्पैक्ट द सैम्पलिंग एंड द रिस्पॉन्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये ऑनलाइन सर्वे के एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपके साथ शेयर की है। अदर टेक्नोलॉजी इनेबल अप्रोचेज में क्लाइंट साइड डाटा कलेक्शन में कुकीज से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, पीसी मीटर्स विद द पैनल ऑफ द यूजर्स से आप कर सकते हो, डाटा लॉग सॉफ्टवेयर है, रियल टाइम प्रोफाइलिंग टास्क, ये वही सारी बातें हैं जो हम पहले कर चुके हुए हैं। तो बेसिकली जो मेन हमारा जो इस सेशन का जो पर्पस था कि ऑनलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड हम जितना भी डाटा कलेक्ट करते हैं, हमने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उसका हम कोई प्रोटोटाइप अगर डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमें ये बात का कम से कम पता हो कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। रियल स्पेस में जैसे आपके सामने ऑफलाइन डाटा कलेक्शन जो है ऑनलाइन डाटा कलेक्शन के मुकाबले में कितने इफेक्टिव है। डाटा माइनिंग, कस्टमर प्रोफाइलिंग, रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी, मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड द रिपोर्ट जनरेटिंग, मतलब आपने इनिशियल जो स्क्रूटनाइजिंग की थी उससे लेकर आपकी रिपोर्ट जनरेशन तक उसने आपको कितना हेल्प आउट किया। ये रियल टाइम स्पेस की जो आपके पास डाटा कलेक्शन के एनालिसिस की आउटकम हो सकती है। डाटा वेयर हाउसेस की भी हमने बात की थी कि जो मार्केटिंग डाटा बेसिस है या डाटा वेयर हाउसेस, मतलब ये कि जो आपका डाटा जहां पर आप स्टोर कर रहे हैं, कस्टमर डाटा बेसिस में कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक उनका बिहेवियर को जहां स्टोर कर रहे हैं, वो डायग्राम आप याद करें जिसके दरमियान में दो
तरह के आपके पास डेटाबेसेस आए थे। एक में आपने ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर का डाटा स्टोर किया था और एक में आपने उनका बाइंग ट्रेंड और उनका बिहेवियर का डाटा स्टोर किया था, और आप एक कंपेटिटर्स का डाटा भी उसके अंदर एक सेपरेटली डेटाबेस में स्टोर था और अदर डेटाबेसेस भी वहाँ पर गिवन थे। तो स्टोर इंटायर ऑर्गेनाइजेशन हिस्टोरिकल डाटा आप स्पेसिफिकली जो है वो एनालाइज कर सकते हैं नेसेसरी डिसीजन मेकिंग करने के लिए। उस डाटे को यूज़ करते हुए आप स्पेसिफिक डिसीजंस ले सकते हैं, आप इंडेक्स कर सकते हैं इजी यूज़ के लिए, एंड मल्टीपल यूज़ यू कैन यूज़ डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड। ये देखें जी, आपके पास इस डायग्राम में काफ़ी हद तक आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि डाटा वेयर हाउसेज जो हैं वो कहाँ से, आप देखें एक कस्टमर आया, उसने परचेजिंग की और उसने उसको स्कैन किया, ठीक है। स्कैन करने के बाद वो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट डेटाबेस में चली गई, प्रोडक्ट डेटाबेस से वो ट्रांजैक्शन डेटाबेस में चली गई, ठीक है। ट्रांजैक्शन डेटाबेस जो है उसके साथ आप देखें लिंक्ड अप है, जो कि स्कैनर है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन प्राइस के साथ आई, वो ट्रांजैक्शन भी वहाँ चली गई, और वो प्रोडक्ट डेटाबेस मतलब कौन सी प्रोडक्ट ली ये चीज़ भी ट्रांजैक्शन डेटाबेस में चली गई, और कौन सी कह सकते हैं कि कितनी प्राइस की और कितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई वो भी ट्रांजैक्शन डेटाबेस में चली गई, और ये ट्रांजैक्शन डेटाबेस से बना डाटा वेयरहाउस, ठीक है। अब ये डाटा वेयरहाउस लिंक्ड अप है कस्टमर डाटा के साथ। इसका मतलब ये है कि मैं अगर डाटा वेयरहाउस को देखूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे जो कस्टमर्स हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो किस टाइप की प्रोडक्ट परचेज करके गए हैं, कितनी अमाउंट की करके गए हैं, और उनके पैटर्न में क्या चेंज आ रहा है। मतलब वो आज से एक महीना एक साल पहले जो शॉपिंग करते थे, आज की शॉपिंग में उसमें कितनी वेरिएशन है। क्या मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मेरी कंपनी एबीसी कंपनी है उसकी प्रोडक्ट्स वो पहले लेते थे, अब वही कस्टमर, क्योंकि मेरे पास कस्टमर डेटाबेस भी है ना डाटा वेयरहाउस में, तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरे वो वाले कस्टमर कितने कम हो रहे हैं, उनमें कितना डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। तो इससे मुझे काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा और मेरा डाटा वेयर हाउस मुझे इसके बारे में बता रहा होगा, ठीक है। तो डाटा एनालिसिस और डिस्ट्रीब्यूशन को हम यहाँ पर ऐसे सम अप करेंगे कि जब आपके पास डाटा कलेक्ट हो जाता है कस्टमर टच पॉइंट से, तो आप उसको एनालिसिस के लिए यूज़ करते हो, और आप डाटा माइनिंग कैसे करते हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ द हिडन प्रेडिक्टिव इंफॉर्मेशन इन लार्ज डाटाबेसेस, जो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर से आप कर सकते हो, जहाँ पर मार्केटर को डोंट नीड टू अप्रोच द डाटाबेस विद एनी हाइपोथेसिस अदर देन द इंटरेस्ट इन फाइंडिंग पैटर्न्स अमंग द डाटा। तो पैटर्न जो हैं वो आपके कह सकते हैं मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजीज, आपकी प्रोडक्ट, आपकी प्राइस, आपकी प्लेस प्रमोशन, न्यू प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कंज्यूमर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए आप ये सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं आप, कस्टमर का डेटाबेस वेयर हाउस से आप इंफॉर्मेशन को लेते हैं और आप कस्टमर का मार्केट अंडरस्टैंड करते हैं कि कस्टमर का बिहेवियर जो है वो स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप के मुताबिक क्या है। हु बाइज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, आप पता चल जाएगा कि कस्टमर कौन सी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। हाउ कस्टमर्स रिएक्ट टू प्रमोशनल ऑफर्स एंड द प्राइसिंग चेंजेस, मतलब मैंने प्रमोशन दी, उससे क्या कस्टमर का बाइंग में कुछ चेंज आया, क्या कस्टमर ने मेरी प्रोडक्ट को ज़्यादा लिया कि नहीं, कोई फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ मुझे प्रमोशन देने का। टारगेट कस्टमर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं प्रमोशन करने के लिए उनको, क्योंकि आपको पता है कि आपके स्पेसिफिक कस्टमर जो ज़्यादा बल्क में लेते हैं वो कौन लोग हैं। फाइंड एंड कीप कस्टमर विद द हाईएस्ट लाइफ टाइम वैल्यू, आपको कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू को ज़्यादा देर तक बढ़ा सकते हैं, अपने कस्टमर को अपने साथ रिटेन कर सकते हैं। लाइफ टाइम का मतलब ये नहीं है उनकी लाइफ, आपकी प्रोडक्ट को परचेज करने में वो उनका कितना ड्यूरेशन गुजरा, ठीक है। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैवी प्रोडक्ट यूज़र, आपके जो हैवी प्रोडक्ट यूज़र्स हैं आप उनकी इंफॉर्मेशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको पता चलता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्रॉस सेलिंग एक्टिविटीज़ टू अप्रोप्रिएट कस्टमर्स, आप उनकी डायरेक्ट क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट मेलिंग कर सकते हैं, बजाय कि उनसे आप मिलने से, और आपको उनका रिस्पॉन्स रेट भी वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है ना बात की सबको? सॉरी, जो भी आपको कन्फ्यूजन है, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, आप मेरे से इजीली पूछ सकते हैं, ठीक है। डाटा एनालिसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास RFM एनालिसिस होता है कि आपके पास रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड द मॉनिटरिंग, कि आपके पास व्हेन डिड द कस्टमर लास्ट परचेज, रिसेंसी कहलाती है, ठीक है।
हाउ ऑफन द कस्टमर परचेज प्रोडक्ट्स फ्रिक्वेंटली, मतलब एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद, और हाउ मच द कस्टमर स्पेंड, जाहिर सी बात है कितने पैसों की खरीदता है। अब बेशक रोज़ खरीदता है लेकिन 10 रुपये की चीज़ खरीद जाता है, तो हमें वो कस्टमर इतना कस्टमर तो सारे वैल्यूएबल होंगे, लेकिन जो मेन कस्टमर हैं जो हैवी परचेजिंग करते हैं उसमें वो नहीं आएंगे। तो कंपनी को RFM एनालिसिस से क्या चाहिए होता है कि लास्ट टाइम कस्टमर ने कब परचेज किया उसकी रिसेंसी पता चलेगी। ठीक है, लेट्स से कि वो अगर 2 साल पहले परचेज किया तो वो तो आपको छोड़ चुका है, इसका मतलब है तो आपने देखना है कस्टमर ने कितनी देर पहले आपकी प्रोडक्ट का परचेज किया, फ्रीक्वेंसी वो कितनी दफ़ा परचेज करता है, और मॉनिटरी कितनी अमाउंट की। तो अलाउज फर्म्स टू टारगेट ऑफर टू कस्टमर हु आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिव, सेविंग प्रमोशनल कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग सेल्स। तो आपके वो लोग जो आपके जिनकी रिसेंसी भी बेहतर है, लास्ट परचेज जल्दी की है, ज़्यादा भी परचेज करते हैं, फ्रिक्वेंटली परचेज करते हैं, और ज़्यादा अमाउंट की परचेजिंग करते हैं, तो हमें वो कस्टमर चाहिए। और हम जो रिपोर्ट जनरेट करते हैं ऑटोमेटिकली इजी टू रीड हाई क्वालिटी रिपोर्ट्स फ्रॉम डाटा वेयर हाउसेज ऑन रेगुलर बेसिस, ये मार्केटर के सामने इंफॉर्मेशन आती है, जो मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग करते हैं वो इसको देखते हुए अब स्पेसिफाई कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, दैट शुड अपीयर इन दीज ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स एंड द टाइम इंटरवल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी कौन सी जो है वो डिफाइन करनी है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली हम सारी स्टडी जो है, जिस तरह आपका प्रीवियस सेशन में भी नॉलेज मैनेजमेंट को हमने डिस्कस किया था, तो हम उसका आउटकम ये देखते हैं कि हमारे 2 मैट्रिसेस जो परफॉर्मेंस मैट्रिसेस थे हमारे, और हमारे ये लास्ट टॉपिक ही यहाँ से चल रहे हैं कि हम जो हमारा लास्ट पर्पस होता है कि मार्केटिंग रिसर्च इज़ नॉट अ चीप, पैसे लगे हुए हैं ना, तो वो जो पैसे हैं उसको फिर बेस्ट यूज़ किया जाए। वेट द कॉस्ट ऑफ गेनिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी, स्टोरेज कॉस्ट ऑफ ऑल दीज टेराबाइट्स ऑफ डाटा कमिंग फ्रॉम द वेब। ठीक है, अब ROI क्या है जी हमारा, कंपनीज वांट टू नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, व्हाई दे शुड सर्व ऑल दोज डाटा, हाउ विल दे बी यूज एंड विल बेनिफिट इन एडिशनल रेवेन्यू। मतलब डाटा आप परचेज कर रहे हैं, डाटा आप रिक्वायर कर रहे हैं, आप डाटा वेयर हाउस बना रहे हैं, उसका रिटर्न क्या मिल रहा है। ऑफ कोर्स रिटर्न चाहिए ऑनलाइन सेटअप में रहने के लिए। अगर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डाटा कलेक्शन से नहीं मिला तो इसका मतलब है आपने डाटा गलत कलेक्ट किया। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा, आप डाटा अंडरस्टूड सी बात है, आप वही कलेक्ट करते हो जो कि आपको चाहिए होगा। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, आपने जो कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लेबर फॉर डाटा स्टोरेज के लिए जो कॉस्ट बियर की है, उसके लिए आपने पूरा, जाहिर सी बात है, एक मैकेनिज्म बनाया, एक स्टोरेज आपके पास था, सॉफ्टवेयर हाउस आपने एक हिसाब का बनाया हुआ था, उसके लिए जो कॉस्ट बियर की आप उसको भी इवेल्युएट करेंगे। कॉस्ट सेविंग बाय रिड्यूसिंग वेब सर्वर डाउन टाइम एंड रिड्यूस लेबर रिक्वायरमेंट, तो कॉस्ट सेविंग भी आपकी हुई है वेब सर्वर डाउन टाइम से, और रिड्यूस लेबर रिक्वायरमेंट से अगर आपने कॉस्ट सेव की है तो ये भी आप यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। तो एक्चुअल में आपने अपने नॉलेज मैनेजमेंट को कैसे अंडरस्टैंड किया, दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स। जैसे मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ कि जो टैसिट नॉलेज और एक्सप्लिसिट नॉलेज है, वो नॉलेज हम रिसर्च करने के बाद, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन किस हद तक इफेक्टिवली वर्कआउट की गई है।